हेलो स्टूडेंट, जय क्लास मेरठ परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक राजपूत। मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की। प्रकाश की सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रकाश की होता क्या है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन करते हैं प्रकाश की कहलाता है। प्रकाश की को मेजरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो आता है आपका किरण प्रकाश की और दूसरा आता है आपका तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि प्रकाश होता क्या है। हम लोग 9th क्लास में और 10th क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। परंतु यहां थोड़ा सा मॉडरेट करेंगे और मैं आपको यह बोलूंगा कि प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बात करते हैं कि सर यह माध्यम क्या है। जिस तरीके से आप सभी लोग देखते हैं कि जो प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसे पृथ्वी तक आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर एक बात आती है निकल के, क्या सर माध्यम में प्रकाश नहीं चलेगा? हाँ जी, बिल्कुल चलेगा। अगर मान लो कि आपका गिलास हुआ जिसे हम लोग कांच बोलेंगे, आपका पानी हुआ जिसे हम लोग वाटर कहेंगे, तो जब आप प्रकाश, पानी हो चाहे गिलास हो, आपने देखा होगा इसमें भी क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है या चलता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या बताया मैंने आपको कि प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि आपको कोई भी चीज क्यों दिखाई देती है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है। अब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश उस वस्तु से लौटता है, यानी पड़ता है और पड़कर उससे वापस आता है। जैसे ही पड़ा और उससे वापस आया, इस घटना को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन, जिससे हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। परंतु प्रकाश क्या स्वयं खुद दिखाई देता है? नहीं, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, परंतु प्रकाश की मदद से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, यह विशेष ध्यान देने वाली बात है। क्यों? क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को आता होगा। सबसे पहले आपके पास एक कोई समतल है जिस पर हम लोगों ने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, और जैसे ही पॉलिश करा तो यह चिकना या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। जब कोई प्रकाश किरण इस पर गिरती है, जब कोई प्रकाश किरण इस पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी गुण को या इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिख रखी है कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने अथवा खुरदुरे तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जो प्रकाश किरण गिरी तो गिरने वाली या आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। जब किसी पृष्ठ पर गिरी, जिस पृष्ठ पर गिरती है या जिस बिंदु पर गिरती है, उस बिंदु को बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और जब गिरने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाती है तो लौटने वाली किरण को कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक आपका परपेंडिकुलर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा अभिलंब। अब बात करते हैं कि परावर्तन के नियम होते क्या हैं। तो परावर्तन के निम्न दो नियम होते हैं। पहला नियम आप डायग्राम से देखें और दोनों चीजें क्लियर करें। अब मैंने आपको यहां पर दो चीजें बना के दिखाई हैं, एक आई और एक आपका आर। ये क्या है ये पहले समझ लो। एंगल आई, कोण आई, जिसे हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे बालको? आपतन कोण। इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। अब ये आपतन कोण होता क्या है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। अब एक और दूसरा एंगल दिखाई देगा आपको आर। अब ये एंगल आर क्या होता है, पहले तो इस पर विशेष बात करते हैं। एंगल आर को बोलते हैं आप लोग परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण।
अब ये परावर्तन कोण क्या होता है? जिस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण को डिफाइन करा, उसी तरीके से आप परावर्तन कोण को देख लीजिए। परावर्तन कोण को क्या कहेंगे आप? कि अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। अब आते हैं हम लोग परावर्तन के नियम पर। तो ये परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ये ध्यान दो। परावर्तन के निम्न दो नियम होते हैं। कौन कौन सा? पहला नियम कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब हाँ जी, परावर्तन के नियम क्या बताया मैंने आपको कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। लिखेंगे आपतित किरण कॉमा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। यह तो हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम होता है एंगल आई को हमने क्या बोला था? आपतन कोण। एंगल आर को क्या बोला था बाल को? परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम क्या होगा कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यह था आपका प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अब बात करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी वेग व दिशा दोनों बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है, अभी इस पर चर्चा करेंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन समझनी है और उसे याद करना है। साथ साथ क्या बताया मैंने कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी वेग व दिशा बदल जाती है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बताने या दिखाने की कोशिश की है, आप लोग समझें। ऐसा क्यों होता है कि कब अभिलंब की ओर झुकती है और कब अभिलंब से दूर हटती है, इस पर हम लोग न्यूमेरिकली बात करेंगे बहुत क्लियरली। सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन, ये तो थी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जिस तरीके से मैंने प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया, क्या बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा खुरदरे तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन बताया था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन में आपको मैं क्या बताने जा रहा हूं, पहले ध्यान से देंगे। ये कोई एक ऐसा सरफेस है, कहने का मतलब जो दो माध्यमों को पृथक करता है। ये वो रेखा है जो दो माध्यम को पृथक करता है। इस माध्यम को हमने नाम देंगे माध्यम 1 और इसको देंगे हम लोग माध्यम 2। अब माध्यम 1 क्या हो सकती है आपकी? हो सकता है आपका निर्वात हो, या हो सकता है बेटा क्या हो बेटा, वायु हो। और दूसरा माध्यम हो सकता है आपका जल हो सकता है आपका कांच हो, क्योंकि यही दो पृष्ठ हैं जो निर्वात कहीं भी मिल सकते हैं आसानी से। बात करते हैं, मैंने क्या बोला डेफिनेशन कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, माध्यम वायु से किस में जाती है? जल में जाती है, तो वायु या निर्वात को हम लोग बोलते हैं बाल को विरल माध्यम, और जल या कांच को हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। तो यहां से अगर मैं इस वाली डेफिनेशन को बताऊं तो इस प्रकाश किरण को जाना तो सीधा चाहिए, परंतु ये थोड़ा सा बेंड हो गई। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि ये तो हो गया सर वायु और दूसरा हो गया आपका सघन। सघन में क्या ले लो आप, या तो जल ले लो या आप कांच ले लो, कोई से भी दो में से कोई एक माध्यम ले लो, और वायु या निर्वात में से कोई एक माध्यम ले लो।
तो आप कहेंगे कि सर जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। क्यों? क्योंकि इस किरण को जाना सीधा चाहिए। मैंने इसीलिए यहां स्पष्ट दो चीजें लिखी, वेग और दिशा। इस किरण को जाना तो सीधा चाहिए, परंतु जब वेग में परिवर्तन होगा तो उसकी दिशा ऑटोमेटिकली परिवर्तित हो जाएगी। इसीलिए यहां से यह क्लियर होता है। दूसरी कंडीशन, अगर मैं क्या कहूं कि यह माध्यम मेरा क्या है बेटा, सघन है। सघन यानी जिसे हम लोग डेंसर बोलेंगे। जो हम लोगों ने कौन से माध्यम लिए? दो माध्यम लिए, जल या आपका कांच, दो माध्यम लिए। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अवलंब की ओर क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, अवलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिस तरीके से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, उसी तरीके से प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या है? नियम नंबर एक। नियम नंबर एक जो प्रकाश का परावर्तन था और इसका लगभग सिमिलरली आपको देखने को मिलेगी। अब आने वाली किरण को हम लोग यहां क्या कहते हैं बाल को? आपतित किरण। क्या नाम देते हैं? आपतित किरण नाम देते हैं। आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं बेटा आपतित किरण। और जब वो एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में चली जाती है तो उस किरण का नाम हो जाता है अपवर्तित किरण। तो पहला जो रूल आता है वो क्या आता है कि आपतित किरण, ये जो पॉइंट है, अब भी ये कौन सा है बेटा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो आप क्या कहेंगे कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। लिख के देता हूं मैं आपको कि आपतित किरण, आपतित किरण कौमा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब कौमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। यह तो हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कि आपतन कोण की ज्या, और ज्या यहां हम लोग बोलेंगे साइन को 1 और 2, या बोलेंगे आप नियतांक। आप सभी लोग जानते हैं मैथमेटिक्स अगर आपका बैकग्राउंड है तो साइन को हम लोग बोलते हैं ज्या और कॉस को बोलते हैं कॉज्या और टेन को बोलते हैं स्पज्या। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने दूसरा नियम क्या बताया कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक या अपवर्तनांक के बराबर होता है। आपतन कोण की ज्या आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है और नियतांक होता है अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक क्या है? इसे 1 और 2 क्यों लिखा? क्योंकि पहले माध्यम को हमने माना 1 और दूसरे माध्यम को माना 2। तो इसको कैसे रीड करेंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पढ़ेंगे इसको। यह हो गया आपका प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब यह प्रकाश अभिलंब की ओर ही क्यों झुकती है और यह प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर क्यों हटती है, इस पर हम लोग विशेष बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या ध्यान दो आप सभी लोग। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि जो साइन आई होता है और जो साइन आर होता है, दोनों का जो अनुपात होता है वो 1 और 2 के बराबर होता है। अब 1 और 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। अगर मैं यहां पर डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊं तो जब कोई प्रकाश की किरण
आती है, इसे जाना तो सीधे चाहिए, परंतु ये अभिलंब की ओर क्या हो जाती है बेटा, झुक जाती है। ये आपका माध्यम वायु है और दूसरा आपका माध्यम कांच या आपका क्या हो सकता है बेटा, जल। दोनों में से कोई एक माध्यम हो सकता है। अगर वायु का जो अपवर्तनांक है ये n1 है और कांच या जल का जो अपवर्तनांक है n2 है, तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे n2 अपॉन n1। याद रखना बेटा कि जो n2 होता है यानी जो सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, विरल माध्यम के अपवर्तनांक से। अगर यहां से आपने देखा कि n2 हमेशा बड़ा है n1 से, n2 क्यों, क्योंकि सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक बड़ा है किससे, विरल माध्यम के अपवर्तनांक से। तो यहां से आपने कहा n2 सदैव बड़ा होगा n1 से। अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो यहां इसके सामने भी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो आप यहां से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि साइन आई हमेशा बड़ा होगा किससे बेटा, साइन आर से। अगर साइन आई बड़ा होगा साइन आर से तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई बड़ा होगा किससे, आर से। और इसी एंगल को हम लोग आई बोलते हैं और इस एंगल को आर बोलते हैं। अब समझ में आया कि ये अभिलंब की ओर क्यों झुकती है। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में अगर मैं आपको बताऊं, कि अगर पहले माध्यम को मैंने क्या माना बेटा, सघन माना, और दूसरे वाले को मैंने विरल माना, और आप सभी को पता है कि अगर मेरा क्या है n1 ये माध्यम हो गया और n2 ये हो गया। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है तो इस किरण को जाना तो ऐसे चाहिए था, परंतु ये अभिलंब से दूर हटती है। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, अभिलंब है और ये आपकी आने वाली किरण है जिसे हम लोग नाम देते हैं आपतित किरण। और ये क्या है बेटा, आपकी अपवर्तित किरण। तो ये एंगल आपका आई जिसे हम लोग आपतन कोण कहेंगे और ये है आपका अपवर्तन कोण जिसे हम लोग आर कहेंगे। अभी मैंने बताया कि अभिलंब यानी सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है विरल माध्यम के अपवर्तनांक से हमेशा बड़ा होता है। अब स्नेल्स का नियम जो मैं बार बार एक ही चीज को डिफाइन कर रहा हूं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू मैंने लिखा कि n2 अपॉन n1। अब सर n2 ही बाद में आप इसे ऊपर ही क्यों लिख रहे, n2 अपॉन n1 क्यों, क्योंकि अभी तो मैंने बताया था प्रकाश किरण जिस माध्यम से जाती है उसे पहले लिखते हैं और जिस माध्यम में जाती है उसे बाद में लिखते हैं। जब हम इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके की कंडीशन बनती है कि जो लास्ट वाला होता है जिस माध्यम में जाता है उसे ऊपर और जिस माध्यम से प्रवेश करता है उसे नीचे। तो आपने देखा कि n1 इस केस में जो n1 है वो बड़ा है किससे बेटा, n2 से। क्यों, क्योंकि n1 सघन माध्यम का अपवर्तनांक है और n2 विरल माध्यम का अपवर्तनांक है। तो आपने देखा जब n1 बड़ा है n2 से तो ऑब्वियस बात है नीचे वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी किससे, ऊपर वाली वैल्यू से, तो साइन आई से। अब साइन को अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो आर ऑब्वियस बात है किससे बड़ा होगा बेटा, आई से होगा। इसीलिए यहां पर एंगल आर की वैल्यू बढ़ जाती है और एंगल आई की वैल्यू आपकी वही रहती है। तो अब क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक बार मैं फिर से बताता हूं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। मैंने क्या बोला कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी वेग व दिशा दोनों बदल जाती है। यह तो हो गई डेफिनेशन। पहला नियम मैंने क्या बताया कि जब प्रकाश आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह तो हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। यह था आपका प्रकाश का अपवर्तन। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता का मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में और पुनः दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जो आने की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की उत्क्रमणीयता। जो अभी तक हमने सीखा उस पर बेस एक छोटा सा आपका कहने का मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हम लोग अभी देखेंगे। देखा
आपने कि सबसे पहले प्रकाश की किरण वायु से किस में जा रही बेटा, कांच में। अगर वायु से कांच में जाती है और मैं वायु के माध्यम को वायु का जो अपवर्तनांक है उसे n1 मान दो और कांच का जो अपवर्तनांक है उसे क्या मान लो बेटा, g मान लो। अब ध्यान से देखो, यहां मैंने लिखा एयर, या ऐसा करो इसे n1 ही रहना दो, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना। वायु का जो अपवर्तनांक हो गया वायु का जो अपवर्तनांक हो गया वो n1 हो गया और कांच का जो अपवर्तनांक हो गया वो क्या हो गया, n2 हो गया। जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो स्नेल्स के नियम से, क्या बताया था मैंने आपको, स्नेल्स का नियम, स्नेल्स के नियम से क्या अभी हम लोग ने पढ़ा कि जब प्रकाश वायु से कांच में जा रही है तो आपने लिखा था साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1, या इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1n2। ये इक्वेशन नंबर अगर मैं फर्स्ट मान लूं, ये कब है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जा रहा हो, वायु से कांच में प्रवेश कर रहा हो, प्रवेश कर रहा हो, तब के लिए यही आपका स्नेल्स नियम होता है। दूसरा कि जब प्रकाश कांच से वायु में आ रहा हो, वायु में आ रहा हो, आ रहा हो, तो आप क्या लिखेंगे, अब इंसिडेंट एंगल मेरे लिए ये काम करेगा और अपवर्तन एंगल मेरा ये होगा। तो यहां से क्या बनने वाला है कि साइन आर अपॉन साइन साइन आई, और ये किसके बराबर होगा, अब n2 से आप n1 में जा रहे हैं, n2 से किस में जा रहे हैं, n1 में जा रहे हैं, तो आप क्या लिखने वाले हैं कि 2n1, और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, अगर मैं फर्स्ट की मल्टीप्लाई सेकेंड से कर दूं तो ध्यान दें आप सभी लोग यहां पर कि साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू, पहले माध्यम को लिखा हमने 1n2 और दूसरे वाले का अपवर्तनांक है बेटा 2n1। तो ध्यान से दिख रहा होगा आपका कि साइन आर से साइन आर कैंसिल और साइन आई से साइन आई कैंसिल, तो यहां पर वैल्यू कितनी बचती है 1, इक्वल टू आपके सामने एक फॉर्मूला निकल के आएगा 1n2 इक्वल टू 2n1। अगर मैं यहां से 1n2 की वैल्यू निकालूं तो आप कहेंगे कि 1n2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 1 अपॉन 2n1। तो कहने का मतलब यहां से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्या कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है और आपसे पूछ ले कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताएं, तो आप सिर्फ उसका क्या कर दें, रिवर्स कर दें या रेसिप्रोकल कर दें, तो आपका एक माध्यम का जो अपवर्तनांक दूसरे के माध्यम के सापेक्ष है तो आपको दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालने में आसानी हो जाती है। इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश की उत्कीर्णता या रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब आते हैं हम लोग आगे। लेंस पढ़ाने से पहले अगर मैं आपको एक छोटा सा और कुछ बताऊं, क्या कि अगर कोई प्रकाश है जो एक साथ दो माध्यमों को पृथक करता हो, ये आपका माध्यम क्या है, वायु है, ये आपका मान लेते हैं जल है, और ये आपका क्या है बालको, कांच है, और ये फिर से माध्यम क्या हो गया बेटा, वायु हो गया। तो ध्यान दें आप सभी लोग, आप क्या कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण वायु से किस में जाती है,
वायु से किस में जाती है, जल में जाती है। तो आप सभी को ज्ञात होगा क्या, ये क्या हो गया, अभिलंब। तो इस प्रकाश किरण को जाना तो सीधे चाहिए था, परंतु आप जानते हैं कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, ये थोड़ी सी क्या हो जाती है बेटा, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये हो जाता है। तो अब जल से किस में जा रहा है, ये फिर से कांच में जा रहा है, तो यहां से फिर से ये एक बार बेंड होगी, ये कंडीशन, ये आपका अभिलंब हो गया। और इस प्रकाश किरण को जाना तो फिर से सीधा चाहिए, परंतु ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा फिर से बाइंड होगी, और बाइंड होगी तो आपको कुछ इस तरीके से नजारा देखने को मिलेगा। फिर अभिलंब और आप देखेंगे कि ये प्रकाश किरण, इसे जाना तो क्या चाहिए था, ऐसे चाहिए था, परंतु क्या होगा, ये फिर से जिस एंगल पर आई थी उसी एंगल पर ये आपका आर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा। तो देखा आपने कि जब वायु से सघन में जा रही है, तो यानी विरल से सघन में जा रही है, तो ये अभिलंब की ओर झुक रही है। जल और कांच, याद रखना बेटा कि जल का जो अपवर्तनांक है AN(W), वायु के सापेक्ष जल, जल का मतलब वाटर, ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। याद रखना कांच का अपवर्तनांक हमेशा बड़ा होता है जल के अपवर्तनांक से, इसीलिए हम लोगों ने देखा कि जल ये भी सघन है और ये भी सघन है। तो सर आप कहेंगे अभी आपने कहा था जब वायु से जल में जाता है या कांच में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, परंतु यहां जल से कांच में जा रहा फिर भी आपने अभिलंब की ओर झुका दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए यदि अपवर्तनांक का मान अधिक है तो वो हमेशा अभिलंब की ओर झुकेगा। तो यहां से आपने देखा होगा डायग्राम से। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली हम लोग प्रूव करते हैं, ध्यान दें आप सभी लोग। ये आई है तो इसे मैं क्या नाम दे देता हूं, R1 नाम दे देता हूं। अब आप लोगों ने थोड़ा सा मैथमेटिक पढ़ा होगा और उसमें देखा होगा कि जब दो पैरेलल लाइन यानी दो समांतर रेखाएं होती हैं, जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और उनको एक तिर्यक रेखा यानी स्लैंट लाइन कट करती है, तो उनके एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ये आप लोगों ने मैथ में पढ़ रखा है। अगर पढ़ रखा है तो थोड़ा सा इसी का हम लोग यूज करेंगे और इसको डिफाइन करेंगे। ध्यान दें, क्यों? क्योंकि अगर ये R1 है और ये लाइन जो आपको दिख रही है, क्लियरली मैं बनाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखो, ये लाइन ये जो है और ये दूसरी लाइन, ये दोनों आपकी पैरेलल लाइन है। आपकी अगर पैरेलल लाइन है बेटा तो ये जो R1 है ये एंगल पूरा R1 का काम करेगा क्या? हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए। अगर ये R1 है और ये R1 है, क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं और दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा कट करती है तो उनके एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये R1 किसके बराबर हो गया, R2 के बराबर हो गया। अब ये R1 है और ये R2 है, फिर से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो अगर ये मेरा आपतन कोण है तो ये क्या होगा, मेरा अपवर्तन कोण, जिसे हमने R2 नाम दिया। फिर से ये रेखा इस रेखा के समांतर है, अगर ये मेरा आपका R2 है तो ये भी क्या होगा, R2 होगा। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे और उस पर बेसिस को देखेंगे कि क्या कंडीशन निकल के आती है। जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही तो इसका अपवर्तनांक N1 हो गया, इसका अपवर्तनांक N2 हो गया, इसका अपवर्तनांक N3 हो गया और इसका अपवर्तनांक N1 हो गया। क्यों? क्योंकि जिस माध्यम से जा रहे उसी माध्यम में आ रहे, तो जब माध्यम सेम है तो इनका अपवर्तनांक भी क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो क्या बनेगा आपका प्रोसीजर, ध्यान दें, जब वायु से आप किस में जा रहे, वायु से कांच में जा रहे, वायु से जल में जा रहे, तो आपकी क्या इक्वेशन बनेगी, स्नेल्स लॉ से, स्नेल्स के नियम से, स्नेल्स के नियम से क्या डेफिनेशन बनेगी, आप कहेंगे कि साइन आई अपॉन अपवर्तन एंगल क्या है आपका, साइन R1 इक्वल टू आप कहेंगे N1 के सापेक्ष N2। तो इसे डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं क्या, आपका 1 N2।
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसे नाम दिया मैंने फर्स्ट। दूसरा आप क्या कहेंगे, जब आप प्रकाश की किरण कहां से, जल से किस में जा रही हो, जल से कांच में जा रही हो, जल से बेटा कांच में जा रही हो, तो ध्यान दें आप लोग, जल से कांच में जा रही हो तो फिर से स्नेल लॉ लगेगा। यहां पर आपतन कोण क्या है R1 और अपवर्तन कोण क्या है बेटा R2। तो आपका फॉर्मूला फिर से क्या बन के आएगा कि साइन R1 अपॉन साइन R2, साइन R1 अपॉन साइन R2। अब प्रकाश किरण दूसरे से तीसरे में जा रही है, इसलिए आप लोग लिखेंगे 2n3 और ये क्वेश्चन नंबर क्या बन के आएगी आपकी सेकंड बन के आएगी। फिर आप लोग जब कांच से किस में जा रहे हैं बेटा वायु में, तो अब आप कहां से जा रहे हैं, कांच से वायु में, कांच से वायु में जाएंगे तो कांच का अपवर्तनांक है बेटा n3 और इसका अपवर्तनांक है n1। आपका आपतन कोण है R2 और अपवर्तन कोण क्या है बेटा R। तो आप यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे कि साइन R2 अपॉन साइन R इक्वल टू, तीसरे माध्यम से फिर पहले माध्यम में आ रहे तो 3n1, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ध्यान से देखें कि यहां पर है आपका साइन I अपॉन साइन R1, दूसरी कंडीशन में आपका है साइन R1 अपॉन साइन R2, तीसरी इक्वेशन में मिलेगा आपको साइन R2 अपॉन साइन R इक्वल टू, पहले माध्यम में जो अपवर्तनांक आपने लिखा वो क्या है आपका, ध्यान दें आप सभी लोग कि 1n2 मल्टीप्लाई बाई 2n3 मल्टीप्लाई बाई 3n1। तो ध्यान दें मैंने अभी आपको बताया कि जो एंगल R1 है वो हमेशा किसके बराबर होगा, R1 और R1, इसलिए मैंने नाम भी चेंज नहीं करे, ये R1 R2 आप कुछ भी लिख सकते थे ऑलरेडी मैंने, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो ऐसी चीजें करें। तो आपने देखा कि क्या मैं साइन R1 से साइन R1 को कट कर सकता हूं, बिल्कुल। साइन R2 से साइन R2 के कट कर सकता हूं, जी बिल्कुल। तो यहां पर बन के आया कि साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू 1n2 को आपके अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं बेटा, n2 अपॉन n1 मल्टीप्लाई n3 अपॉन n2 मल्टीप्लाई n3 अपॉन n1। तो आपने देखा कि n2 से n2 कैंसिल, n1 से, ये उल्टा लिख गया यहां पर आपको क्या लिखना है बेटा कि n1 अपॉन n3। तो n3 से n3 और n1 से n1। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट निकल के आया कि देखा आपने कि साइन I अपॉन साइन R की जो वैल्यू हुई वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, साइन I अपॉन साइन R। अब आपने देखा कि अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं तो आपने देखा कि जो साइन I है बेटा वो किसके बराबर हो गया, साइन R के बराबर हो गया। तो साइन से साइन कैंसिल, तो I बराबर किसके बराबर हो गया बेटा, R के बराबर हो गया। तो यहां से ये आपका टॉपिक निकल के आया या ये कंडीशन निकल के आई कि एंगल I सदैव एंगल R के बराबर हो गया। तो एंगल I क्या है बेटा, जिस एंगल पर क्लास जो आपकी रे है I है, और R क्या है, जिस एंगल पर निकली है। तो कहने का मतलब आपतित किरण सदैव अपवर्तित किरण एंगल के बराबर हो जाएगा, यहां पर कि आपतन कोण सदैव अपवर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि प्रकाश किरण जिस एंगल पर प्रवेश करती है उसी एंगल से क्या हो जाती है, वापस निकल जाती है। ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज की क्लास, शायद समय आपका कह रहा है कि आज की क्लास को हम लोगों को यहीं रोकना चाहिए, तो आज की क्लास के हम यहीं रोकते हैं और धन्यवाद आप सभी का। कल हम लोग पढ़ेंगे लेंस और आपका कंप्लीट हो गया।